नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सभी साथी जुड़ जाएंगे क्लास से, क्लास को शेयर कर देंगे एक बार। तो साथियों, अगर लास्ट सेशन की बात करी जाए तो लास्ट सेशन में हम लोग राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत देखा था। उसके बाद हमने शक्ति का सिद्धांत या बल प्रयोग का सिद्धांत देखा था। आज हम लोग देखेंगे राज्य की उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। तो ये तीनों सिद्धांत आज हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे। साथ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक भैया, एलटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से एलटी ग्रेड में। ठीक भैया, ये जो पेपर हुआ था अभी पीछे। ऐसे ही अगला चैप्टर है संप्रभुता। संप्रभुता से भी ये 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक पूछे थे, दूसरा बोंदा का कथन पूछा था। ठीक है भैया जी, तो याद रखेंगे साथी। संप्रभुता एक ऐसा चैप्टर जहाँ से 4 से 5% हर एक पेपर में पूछता ही पूछता है। 2-3 तो फिक्स है, कभी कभी 4 या 5 भी पूछ लेता है ना। ठीक है भैया, तो डाल दीजिए राज्य की उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत या रक्त संबंध का सिद्धांत। यानी कि जो परिवार होता है वो रक्त संबंधों पर आधारित होता है, इसलिए हम परिवार के सिद्धांत को रक्त संबंधी सिद्धांत भी बोलते हैं। डाल दीजिए साथियों, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत? परिवार का सिद्धांत। कौन सा भैया? परिवार का सिद्धांत। परिवार का सिद्धांत, इसे हम लोग रक्त संबंधी सिद्धांत भी कहते हैं। रक्त संबंधी सिद्धांत, इसको हम लोग कहते हैं साथियों। ठीक है भैया, मैंने आपको बताया साथियों कि रक्त संबंधी सिद्धांत इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो परिवार होता है, परिवार रक्त संबंधों पर आधारित होता है साथी मेरे। इसलिए इस कथन, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में कहावत कही गई है कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है। रक्त पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। इसमें कहावत कही गई है। इस सिद्धांत के अनुसार साथियों, राज्य परिवार और समाज का ही विस्तारित रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत कहता है साथियों कि जो परिवार होता है, जो परिवार होता है, परिवार किस किस से मिलकर बनता है भैया? तो जो परिवार होता है, परिवार परिवार जो होता है वो स्त्री, पुरुष और बच्चे तो स्त्री, पुरुष और बच्चे, ये सब मिलकर क्या बनता है? इनसे परिवार बनता है। और ये आगे चलकर ये बच्चे अन्य परिवारों को जन्म दे देते हैं। ये बच्चे आगे चल करके नए परिवार बनाएंगे, उनके बच्चे नए परिवार बनाएंगे, उनके बच्चे नए परिवार बनाएंगे। जब बहुत सारे परिवार मिल जाएंगे, है ना भैया, जब बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कुल या वंश बोलते हैं। कुल या वंश बोलते हैं। जब कई वंश मिल जाते हैं तो क्या बनता है? समाज बनता है। समाज बनता है। और इसी समाज का विस्तारित रूप क्या है? राज्य। और इसी समाज से क्या बनता है मेरे साथी? राज्य बनता है। राज्य बनता है। ठीक है भैया,
तो मैंने आपको क्या बताया कि परिवार किससे मिलकर बनता है, तो स्त्री पुरुष और बच्चों से मिलकर परिवार बनता है। आगे चलकर यही बच्चे नई परिवार का सृजन करते हैं। कई परिवार मिल जाते हैं तो वंश या कुल बनता है। उसके बाद कई वंश मिल जाते हैं तो हम लोग समाज को उत्पत्ति कर देते हैं, यहाँ समाज बनता है। समाज से ही राज्य बनता है, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है भैया, इस सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत में कौन सी कहावत है कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है, यानी खून पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। आगे चलकर साथियों यह सिद्धांत जो है यह दो रूपों में विकसित हुआ। यह कितने प्रकार का विकसित हुआ? यह परिवार का सिद्धांत जो है, जो परिवार का सिद्धांत है मेरे साथी, ये मेरे भैया दो रूपों में विकसित हुआ। एक कौन सा? एक है पितृसत्तात्मक समाज, है ना। एक था मातृसत्तात्मक समाज। मातृसत्तात्मक समाज, एक तो पितृसत्तात्मक समाज, दूसरा मातृसत्तात्मक समाज। परिवार के सिद्धांत दो रूपों में विकसित हुआ। ये जो ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है, या सिद्धांत भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक हेनरी मैन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भैया? हेनरी मैन माने जाते हैं। इसके समर्थक कौन है? समर्थक प्राचीन काल में कौन थे इसके? अरस्तु। अरस्तु। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन है? तो हेनरी मैन है। समर्थक अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु भी पितृसत्तात्मक सिद्धांत या पितृसत्तात्मक समाज के समर्थक माने जाते हैं, और ये इनको अरस्तु को स्त्री विरोधी विचारक भी माना जाता है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि जो अरस्तु थे, अरस्तु ने महिलाओं को, बच्चों को, इनको नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा था साथियों, है ना भैया, ध्यान रखना। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार साथियों जो परिवार का मुखिया होता है वो वयोवृद्ध पुरुष होता है। जो परिवार का मुखिया कौन होता है? तो जो परिवार का मुखिया होता है, परिवार का मुखिया जो होता है वो वयोवृद्ध पुरुष होता है। वयोवृद्ध पुरुष होता है, और इसी पुरुष के नाम पर क्या होती है? संपत्ति होती है। संपत्ति का मालिक भी यही होता है, और वैवाहिक संबंध भी इसी के नाम से चलते हैं। वैवाहिक संबंध कि भैया किसका लौंडा का? फलाने का लौंडा, है ना भैया। तो परिवार का मुखिया कौन होता है? तो यही वयोवृद्ध पुरुष होता है। इसी के नाम पर संपत्ति होती है। वैवाहिक संबंध भी इसी के नाम से स्थापित होते हैं। यहाँ तक आप बात समझ में आई। वंशानुक्रम किसके नाम पर चलता है? तो इसी के नाम से चलता है, ठीक है। और इस वयोवृद्ध पुरुष की अनुपस्थिति में इसका जो बड़ा बेटा होता है, जो घर का बड़ा बेटा होता है, वही क्या बनता है? घर का मालिक बनता है। उसी के नाम पर संपत्ति होती है, उसके नाम से वंशानुगत क्रम चलता है, उसी के नाम पर क्या होता है? वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। तो ये सब बात हमने जाना किसके? पितृसत्तात्मक सिद्धांत के बारे में, कि भैया जहाँ पितृसत्तात्मक समाज या पितृसत्तात्मक सिद्धांत होता है वहाँ पर परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष होता है। जो बुजुर्ग पुरुष है वह होता है, और संपत्ति उसी के नाम पर होती है, वैवाहिक संबंध उसी के नाम से स्थापित होते हैं, वंशानुक्रम उसी के नाम से चलता है ना। और मतलब पुरुष प्रधान होता है। पुरुष क्या होता है? प्रधान होता है, और स्त्रियों को घर की चारदीवारी में रखा जाता है। आगे चलकर साथियों, आगे चलकर इस सिद्धांत की क्या हुई? आलोचना हुई। आलोचक कौन कौन थे?
आलोचक कौन कौन थे इस सिद्धांत के भैया? आलोचक कौन कौन थे? जैसे बेसोफेन है, बेसोफेन है, मैकलेनन है, मैकलेनन है, बेसोफेन, मैकलेनन, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल, स्मॉल के बाद हैं जैक्स बार्ड हैं, जैक्स बार्ड हैं, मॉर्गन है, मॉर्गन, मॉर्गन। तो ये सब क्या है? सिद्धांत के आलोचक माने जाते हैं। जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के आलोचक हैं वही लोग मातृसत्तात्मक सिद्धांत के क्या हैं? समर्थक माने जाते हैं। वही लोग किसके, इसके क्या हैं? समर्थक माने जाते हैं। मातृसत्तात्मक समाज के प्रतिपादक कौन है भैया? प्रतिपादक की बात करी जाए तो जैक्स बार्ड है। कौन है भैया? जैक्स बार्ड माने जाते हैं। इसकी यदि समर्थकों की बात करी जाए, समर्थक, तो बेसोफेन, बेसोफेन, मैकलेनन है ना, स्मॉल, मॉर्गन, मॉर्गन, ये सभी क्या हैं? इस सिद्धांत के समर्थक हैं। ये सिद्धांत कहता क्या है? जहां साथियों हमने पितृसत्तात्मक सिद्धांत में देखा था कि घर का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? वो वयोवृद्ध पुरुष होता है। वहीं यहाँ पर हम देखेंगे मातृसत्तात्मक सिद्धांत में, मातृसत्तात्मक समाज में, कि मातृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत साथियों जो परिवार का मुखिया होता है वह वयोवृद्ध महिला होती है। वह क्या होती है? वयोवृद्ध महिला होती है। उसी के नाम पर संपत्ति होती है, उसी के नाम से वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, है ना, और वंशानुक्रम जो चलता है वो उसी के नाम पर चलता है साथियों। उसकी अनुपस्थिति में, मतलब वयोवृद्ध महिला की अनुपस्थिति में घर की बड़ी बहू या बड़ी बेटी क्या होती है? इस मालकिन बन जाती है, मुखिया बन जाती है घर की। ये मातृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार है साथियों। ठीक है भैया। एक है बेसोफेन। बेसोफेन कहते हैं कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के उदय के लगभग 1000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीपों में, मैंने कहा कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के, पितृसत्तात्मक समाज के 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीपों में मातृसत्तात्मक समाज क्या था? विद्यमान था। अर्थात यहाँ श्रम विभाजन नहीं था, स्त्री और पुरुष क्या थे? समान रूप से कार्य करते थे। आगे चल कर के कुछ बलशाली पुरुषों ने महिलाओं पर आक्रमण किया और उनके अधिकारों को क्या कर दिया? सीमित कर दिया, सीमित कर दिया, और मातृसत्तात्मक समाज के स्थान पर पितृसत्तात्मक समाज जो है स्थापित हो गया। ये बेसोफेन कहते हैं, है ना। एक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। इसमें जो हस्बैंड है, हस्बैंड को हस्बैंडी शब्द से बना है, हस्बैंडी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घर का नौकर। और जो वाइफ होती है, वाइफ का अर्थ होता है घर की मालकिन। ये किसके अनुसार है? ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका एक ग्रंथ है, उसके अनुसार है। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। तो ये सब बातें याद आई, कुछ बातें? अरे हाँ या ना? ठीक है भैया। तो इसके बारे में लिखें, जरा लिखिए भाई साथी मेरे, जल्दी लिखें, बहुत जल्दी, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त करना। देखिए चैप्टर जब भी समाप्त हो सकता है जब आप लोग मेहनत करें मेरे साथ, जब आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे तभी चैप्टर समाप्त हो सकता है, अन्यथा चैप्टर समाप्त नहीं हो सकता। होगा, लेट होगा, इतना समय अपने पास नहीं है कि साथियों इसको एक एक शब्द लिखें। लिखता हूँ मैं, आपको भी पता है, मेरा तरीका ही वही है पढ़ाने का, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी चल रही है कि लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे, कंधे में दर्द चल रहा है कई दिन से साथियों, तबीयत भी ऐसी चल रही है। तो आप लोग लिखें भाई, डाल दीजिएगा परिवार का सिद्धांत या रक्त संबंधी सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत या रक्त संबंधी सिद्धांत। ठीक है भैया, डाल दीजिएगा।
लिखें, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य परिवार का ही विस्तारित रूप है। राज्य परिवार का ही विस्तारित रूप है। ये चित्र टाइप का बना लेंगे, जैसे परिवार है, परिवार में स्त्री पुरुष और बच्चे है ना, ये आते हैं। आगे चलकर बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं तो कुलीय वंश बनता है, उसके बाद समाज, उसके बाद राज्य। ये डायग्राम बना लेंगे अपन लोग, ठीक है। उसके बाद लिखें, परिवार रक्त संबंधों पर आधारित होता है। परिवार रक्त संबंधों पर आधारित होता है, इसीलिए इस सिद्धांत में लिखिए, तो परिवार रक्त संबंधों पर आधारित होता है, इसीलिए इस सिद्धांत में एक कहावत कही गई है कि रक्त ब्रैकेट में खून, रक्त पानी से गाढ़ा होता है, रक्त पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। पराया पराया होता है, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। ठीक है भैया, आगे लिखें, आगे चलकर परिवार का सिद्धांत दो रूपों में विकसित हुआ। आगे चलकर परिवार का सिद्धांत दो रूपों में विकसित हुआ। नंबर 1 पितृसत्तात्मक सिद्धांत, नंबर 2 मातृसत्तात्मक सिद्धांत। नंबर 1 पितृसत्तात्मक सिद्धांत, नंबर 2 मातृसत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है जी, लिखिए पितृसत्तात्मक सिद्धांत के बारे में लिखें। प्रतिपादक कौन है? हेनरी मैन माने जाते हैं। समर्थक अरस्तु, समर्थक अरस्तु। आगे लिखें, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष को माना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष को माना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष को माना जाता है। इसी के नाम पर संपत्ति होती है। इसी के नाम पर संपत्ति होती है और वैवाहिक संबंध भी इसी वयोवृद्ध पुरुष के नाम पर चलते हैं, के नाम पर चलते हैं, चलते हैं। वंशानुक्रम भी इसी के नाम से स्थापित होता है। इसी के नाम से स्थापित होता है। ठीक है, आगे चलकर नई लाइन से लिखें, आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई।
आलोचनाएं हुई। आलोचक में कौन कौन है? तो आलोचकों में डाल दीजिएगा जैक्स वार्ड, बेसोफेन, जैक्स वार्ड, वेसोफेन, मैकलेनन, स्मॉल, मॉर्गन आदि माने जाते हैं। तो आलोचक कौन कौन है भैया? मैंने आपको बताया जैक्स वार्ड है, मैकलेनन है, मॉर्गन है, बेसोफेन है। ये सब लोग क्या हैं? इसके आलोचक माने जाते हैं। ठीक है मेरे साथी, चलिए आगे डाल दें मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत में प्रतिपादक कौन है? तो जैक्स वार्ड है। इसके समर्थक कौन कौन है? तो बेसोफेन है, मैकलेनन है, स्मॉल है, मॉर्गन है। ये इसके समर्थक हैं। यानी कि जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के आलोचक हैं वही मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक और समर्थक माने जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए लिखिए, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार मातृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार मातृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार परिवार की मुखिया वयोवृद्ध महिला होती है। वयोवृद्ध महिला होती है और संपत्ति की मालकिन भी यही होती है। वैवाहिक संबंध और वंशानुक्रम भी इसी के नाम से स्थापित होते हैं या चलते हैं। वैवाहिक संबंध और वंशानुक्रम भी इसी के नाम से चलते हैं। आगे लिखे नई लाइन से, इसकी अनुपस्थिति में घर की बड़ी बहू या बड़ी बेटी घर की बड़ी बहू या घर की बड़ी बेटी इन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। और इसमें पितृसत्तात्मक सिद्धांत में रह गया क्या? इसमें लिख लें आगे कि इसकी अनुपस्थिति में घर का बड़ा बेटा सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अगर ऐसा रह गया हो तो लिख लें भैया। क्लियर है ना? आगे लिखें, वेसोफेन का कथन है कि पितृसत्तात्मक समाज के उदय के 1000 वर्ष पूर्व 1000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीपों में मातृसत्तात्मक सिद्धांत या मातृसत्तात्मक समाज विद्यमान था।
विद्यमान था। अर्थात यहां श्रम विभाजन नहीं था, अर्थात यहां श्रम विभाजन नहीं था कि भैया पुरुष ये काम करेगा महिला ये काम करेगी, बल्कि स्त्री एवं पुरुष समान रूप से कार्य करते थे, कार्य करते थे। आगे चलकर कुछ बलशाली पुरुषों ने आगे चलकर कुछ बलशाली पुरुषों ने महिलाओं पर आक्रमण किया, महिलाओं पर आक्रमण किया और उनके अधिकारों पर कब्जा करके पितृसत्तात्मक समाज को स्थापित कर लिया, पितृसत्तात्मक समाज को स्थापित कर लिया। ठीक है, यहां तक आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये वाला क्या है, ये कंप्लीट अपना हो गया, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आगे देखते हैं राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। चलिए भैया टॉपिक डाल दीजिएगा, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। टॉपिक डाल दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। देखिए साथियों, ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, यह दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचनात्मक स्वरूप में आया, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। किसकी? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में कौन आया? तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत अस्तित्व में आया। जहां साथियों हमने आपको बताया होगा, जहां दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मानता है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर के द्वारा हुई है, या जो राजा बना है प्रथम राजा वो ईश्वर के द्वारा बना है, इसलिए वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा, बल्कि जो व्यक्ति हैं व्यक्तियों के या प्रजा के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य नहीं करेगा। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानता है। बल्कि साथियों सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये मानता है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय द्वारा नहीं हुई, ईश्वर की शक्ति से नहीं, बल्कि सामाजिक समझौते का परिणाम है। यानी कि व्यक्तियों ने आपसी समझौता करके इस राज्य का निर्माण किया है। व्यक्तियों ने क्या करके, आपसी सहमति से, आपसी समझौता करके
इस राज्य का निर्माण किया है साथियों। और ऐसा कहकर कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्यों ने आपसी व्यक्तियों ने आपसी सहमति से आपसी समझौता करके एक राज्य का निर्माण किया है, ऐसा कह के साथियों इस सिद्धांत ने लोकतंत्र की नींव डाल दी साथियों, लोकतंत्र की नींव डाल दी। ये सिद्धांत राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में मानता है। क्योंकि कृत्रिम संस्था के रूप में मानता है क्योंकि साथियों ये राज्य किसने बनाया? व्यक्तियों ने बनाया है। राज्य किसने बनाया है भैया? व्यक्तियों ने बनाया है। और राज्य व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा, ना कि ईश्वर के प्रति। क्योंकि किसने बनाया? बनाने वाला कौन है? तो व्यक्ति हैं। तो राज्य इसलिए व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा, नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा। क्योंकि बनाने वाला कौन है? तो नागरिक है। इस सिद्धांत को यांत्रिकी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राज्य एक यंत्र की भांति कार्य करता है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्तियों की आपसी सहमति या समझौते का परिणाम है और राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में मानता है कि भैया व्यक्तियों ने इसका निर्माण किया है, प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक तो ईश्वरीय हो जाता है, बल्कि कृत्रिम मानता है कि कृत्रिम मतलब जिसका निर्माण मानव ने किया है। तो राज्य किसने बनाया? व्यक्तियों ने आपसी सहमति समझौता करके राज्य को बनाया। और राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में मानता है, राज्य को यांत्रिकी रूप में मानता है, यानी कि एक यांत्रिकी सिद्धांत के रूप में भी हम इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत को कहते हैं, क्योंकि राज्य एक यंत्र की भांति कार्य करता है साथियों। सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सहमति शब्द का प्रयोग करके साथियों लोकतंत्र के नियम डाल दी, क्योंकि यहां पर क्या आ गया? यहां पर व्यक्ति प्राथमिक हो गया। और लोकतंत्र में क्या होता है? व्यक्ति तो प्राथमिक होता है, व्यक्ति के हाथ में तो पावर होती है, व्यक्ति ही तो बनाने वाला है। तो यहां पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की उत्पत्ति जैसी बात हुई, लोकतंत्र की नींव डली यहां पर। क्लियर है भैया? सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है यह 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या था? अपने चरम पर था, अपने चरम पर था। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात इस सिद्धांत में गिरावट आई, इस सिद्धांत में गिरावट आई। और साथियों इस सिद्धांत का जो स्थान था वो विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया था। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार पर ही इसकी जो प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। तो अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये दोनों क्रांतियां इस सिद्धांत की प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं साथियों। इतनी बात याद रखेंगे आप लोग? अरे हाँ या ना? ठीक है जी। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थकों में साथियों कौटिल्य का भी नाम आता है। कौटिल्य ने भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया है साथियों। यदि इस सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करूं तो आधुनिक काल में सिद्धांत के प्रतिपादक रिचर्ड हुकर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रिचर्ड हुकर माने जाते हैं। वही समर्थक कौन माने जाते हैं? पोफंडे फोर्ट हैं, स्पिनोजा हैं, ग्रोसियस हैं। बल्कि साथियों इस सिद्धांत का व्यवस्थित रूप में जो प्रतिपादन करने वाले थे, व्यवस्थित रूप में स्पष्ट रूप से जो प्रतिपादन किया वो हॉब्स लॉक रूसो ने किया। और इसलिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत को हॉब्स लॉक रूसो के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी में साथियों जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है, उसका प्रयोग किया। आगे चलकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना हुई कि भैया ये अनैतिहासिक है। हेनरी मैन ने इसे अनैतिहासिक बताया, फुलजे ने इसे सरासर झूठा बताया, ग्रीन ने इसे कपोल कल्पना बताया कि भैया इस सिद्धांत का कोई इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता है। हेनरी मैन कहते हैं कि इस सिद्धांत के इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यह समझौता कब हुआ और कैसे हुआ, है ना। वहीं फुलजे कहते हैं ये सरासर झूठी बात है, ये कब हुआ कैसे हुआ हमें पता ही ना। वही ग्रीन कहते हैं कपोल कल्पना है। वेंथम ने इस सिद्धांत का जो आलोचना की वो इस आधार पर की कि भैया यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित था। और वेंथम जो थे उनको प्रकृति नाम से चिढ़ थी,
तो वो केवल कृत्रिम कानून का ही समर्थन करते थे वेंथम। तो इसलिए प्राकृतिक की बात आगे प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित है, इसलिए वेंथम ने इसकी आलोचना करी साथियों। चलिए भैया, लिखें भैया आगे चल के। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में मैंने आपको क्या बताया साथियों कि ये जो सिद्धांत है यह दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की, ये क्या है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप यह अस्तित्व में आया। जहां दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत कहता है कि जो राजा है या जो राज्य है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है, वो ईश्वर के द्वारा हुई है। वो किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा हुई है, या फिर जो ईश्वरीय कृत है। जो राज्य है वो क्या है, ईश्वरीय कृत है। इसलिए वह अपने कार्यों के प्रति क्या है, ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। ईश्वर के प्रति उत्तरदायी अपने कार्यों को लेकर साथियों, बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करेगा, बल्कि क्या है साथियों, ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य को एक क्या मानता है, एक प्राकृतिक संस्था मानता है। एक प्राकृतिक संस्था मानता है, एक प्राकृतिक संस्था मानता है कि प्रकृति मतलब ईश्वर ने बनाया है राज्य को। वहीं साथियों इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या आया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आया, तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या कहता है कि भैया सुनिए ध्यान से, कि जो राज्य ईश्वर ने नहीं बनाया बल्कि व्यक्तियों की आपसी सहमति या समझौते का परिणाम है। यानी कि साथियों ये क्या थे, ये बहुत सारे व्यक्ति थे, है ना, ये व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, समझौता किया, इन्होंने समझौता किया और ये क्या बना दिया, राज्य बना दिया। ये क्या है, सहमति या समझौता, चित्र भी बना लीजिए, सहमति या ठीक है। तो इन्होंने समझौता किया, ये क्या है, व्यक्ति हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने आपस में समझौता किया, सहमति करी और आप क्या बना दिया, एक राज्य का निर्माण कर दिया। लिख लीजिएगा, व्यक्तियों ने आपसी सहमति से राज्य का निर्माण किया है। व्यक्तियों ने आपसी सहमति से राज्य का निर्माण किया, राज्य निर्माण किया। यह सिद्धांत राज्य को क्या मानता है, एक कृत्रिम संस्था मानता है। तो राज्य क्या है, एक कृत्रिम संस्था है। राज्य कृत्रिम संस्था है। जब राज्य को व्यक्तियों ने मिलकर के बनाया है, इसलिए राज्य व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा, ना ही किसी ईश्वर की। तो राज्य व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा और एक यंत्र की भांति कार्य करेगा, क्योंकि मानव ने इसका निर्माण किया है, एक कृत्रिम है।
जो मानव ने निर्माण करता है वो यंत्र की भांति कार्य करता है। तो क्या है? कृत्रिम संस्था है राज्य इस सिद्धांत के अनुसार। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत साथियों व्यक्ति को इतना प्राथमिक माना कि भैया व्यक्ति ने ही राज्य का निर्माण किया है। ये सिद्धांत व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन के रूप में मानता है। ये सिद्धांत व्यक्ति को क्या मानता है? तो साध्य मानता, बल्कि राज्य को साधन के रूप में मानता है। राज्य को साधन के रूप में मानता है। इतनी बात याद रखेंगे साथियों। क्लियर है? आगे लिखें सामाजिक समझौते के सिद्धांत में। लिखिए फटाफट। यह सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया, जहां दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानता है कि राज्य ईश्वर द्वारा रचित है। ईश्वर द्वारा रचित है, अर्थात राज्य को ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने बनाया है, इसलिए राज्य ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा। ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा। ठीक है, आगे लिखें। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। ठीक है, आगे लिखें। वहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार ठीक है, भाई सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्तियों की आपसी सहमति या समझौते का परिणाम है। इसीलिए राज्य व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगा। यह सिद्धांत राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है और व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन के रूप में मानता है। व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन के रूप में मानता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य यंत्र की भांति कार्य करता है। इसीलिए सिद्धांत को यांत्रिकी सिद्धांत के
नाम से भी जाना जाता है, इसलिए सिद्धांत को यांत्रिकी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भैया, क्लियर है? चलिए आगे लिखें। इस सिद्धांत ने सहमति शब्द का प्रयोग करके, सहमति शब्द का प्रयोग करके लोकतंत्र की नींव डाल दी, लोकतंत्र की नींव डाल दी। ठीक है, आगे लिखें नई लाइन से। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में प्रचलित था, प्रचलित था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यह सिद्धांत अपने चरम पर था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यह सिद्धांत अपने चरम पर था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात इस सिद्धांत में गिरावट आई, इस सिद्धांत में गिरावट आई और इसका स्थान, इसका स्थान विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया, और इसका स्थान विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया, और इसका स्थान किसने ले लिया? विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। ठीक है, नई लाइन से लिखें। सामाजिक समझौते के सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789, फ्रांसीसी क्रांति 1789 इस सिद्धांत की प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। मैंने आपको क्या बताया कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा स्रोत है या प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। आगे लिखें। ठीक है, लिखें। आधुनिक काल में इस सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर्ड हुकर ने किया, रिचर्ड हुकर ने किया। ठीक है, आधुनिक काल में सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर्ड हुकर ने किया। ठीक है, आगे लिखें। पुफुंडे फोर्ट, पुफुंडे फोर्ट
प्रोफुंडे फोर्ट स्पिनोजा ग्रोसियस आदि आदि इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। क्लियर है भैया? इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। आगे लिखें, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन का श्रेय स्पष्ट रूप से प्रतिपादन का श्रेय हॉब्स, लॉक तथा रूसो को जाता है। हॉब्स, लॉक तथा रूसो को जाता है। रूसो को जाता है। यह सिद्धांत इन्हीं के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत इन्हीं के नाम से जाना जाता है। यानी हॉब्स, लॉक, रूसो का जो सिद्धांत है, कहते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो का सामाजिक समझौते की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन भी आता है, एमए वगैरह का पेपर दोगे आप, उसमें आता है, थ्योरी में आता है। ठीक, क्लियर है? आगे लिखें, 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्स ने जॉन रॉल्स ने न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया। तो जॉन रॉल्स ने 20वीं शताब्दी में न्याय के क्षेत्र में इस सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है। क्लियर है? आगे लिखें, आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। आगे चलकर के सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। ठीक है, तो आगे लिखें, एक है हेनरी मैन। हेनरी मैन क्या कहते हैं? लिखिए, हेनरी मैन का कथन है, हेनरी मैन के अनुसार हेनरी मैन ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अनैतिहासिक बताया। क्या बताया भैया? अनैतिहासिक बताया, है ना? फुलजे के अनुसार फुलजे ने इस सिद्धांत को सरासर झूठा बताया। फुलजे ने इस सिद्धांत को सरासर झूठा बताया, है ना?
सरासर झूठा बताया। सरासर झूठा बताया। अगला लिखें ग्रीन के अनुसार, ग्रीन के अनुसार ग्रीन ने इस सिद्धांत को कपोल कल्पना बताया। ग्रीन ने इस सिद्धांत को क्या बताया? कपोल कल्पना बताया। ग्रीन ने इस सिद्धांत को क्या बताया? कपोल कल्पना बताया। कपोल कल्पना बताया। ग्रीन ने सिद्धांत क्या बताया? कपोल कल्पना बताया। आगे लिखें वेंथम के अनुसार, वेंथम के अनुसार वेंथम ने इस सिद्धांत को वेंथम ने इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की, इस आधार पर कि यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है साथियों। और ये जो अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति जो दोनों थी, ये भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है। और इसलिए हम जानते हैं कि जब प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित दोनों क्रांतियां हैं, तो कहीं ना कहीं बेंथम ने इन दोनों क्रांतियों का भी क्या किया होगा? आलोचना की होगी। इन दोनों क्रांतियों का भी क्या किया होगा? विरोध किया होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, चलिए तो ये सिद्धांत आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आगे देखते हैं विकासवादी सिद्धांत। ये चैप्टर आज समाप्त करके जाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा आप लोग। ठीक है भैया। विकासवादी सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या भैया? ये सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक है, सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है राज्य की उत्पत्ति का, क्योंकि ये तार्किक है। क्या है? तार्किक है। इसका दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तार्किक दृष्टिकोण है ना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण माना जाता है। तो ये सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है विकासवादी सिद्धांत।
ये सिद्धांत कहता क्या है? सिद्धांत कहता है कि राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया, राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया, और ना ही इसका क्या हुआ है, ना ही इसका निर्माण हुआ है, बल्कि राज्य क्या है? एक क्रमिक रूप से विकसित संस्था है। इसका क्या हुआ है? क्रमिक रूप से विकास हुआ है। ये सिद्धांत पूछा गया था अभी एलटी ग्रेड के एग्जाम में भैया, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया और ना ही इसका निर्माण हुआ है, बल्कि यह ऐतिहासिक रूप से क्रमिक एक संस्था है, क्योंकि ये क्रमिक रूप से विकास का एक परिणाम है। धीरे धीरे इसका विकास हुआ है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। इस सिद्धांत के समर्थकों की बात करें जैसे गार्नर हैं, गिलक्राइस्ट हैं, ब्लंटसली हैं, समनर और केलर हैं, बर्गेस हैं, मैकाइवर हैं, ये सब लोग इसके समर्थक माने जाते हैं। गार्नर ने साथियों सभी सिद्धांतों का खंडन किया है और विकासवादी सिद्धांत का क्या किया? समर्थन किया और अपना कथन दिया। क्या कहते हैं गार्नर? गार्नर ने कहा कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम, ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम, और राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। क्या कहते हैं गार्नर? गार्नर ने साथियों उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का खंडन किया और अपने सिद्धांत का समर्थन किया। गार्नर कहते हैं कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम, राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। ये गार्नर कहते हैं साथियों, ये गार्नर कहते हैं। वही मैकाइवर क्या कहते हैं? मैकाइवर कहते हैं साथियों कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज राज्य का निर्माण करता है। कि रक्त संबंध, मैकाइवर क्या कहते हैं? मैकाइवर ने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज राज्य का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन साथियों अभी एलटी ग्रेड 2026 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। मैंने आपसे कहा कि हूबहू क्वेश्चन आए थे अपने नोट से, हूबहू क्वेश्चन आए थे। जो विद्यार्थी पढ़ के गए होंगे वो क्लियरली उनको क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे, ये गुरुजी ने तो यही क्वेश्चन आ गए, ये जो पढ़ाए थे, समझ रहे हैं आप? तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों को बस सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है, बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो मैकाइवर क्या कहते हैं कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज राज्य का निर्माण करता है। ये बात मैकाइवर ने कही थी। वही साथियों एक समनर और केलर हैं। समनर केलर कहते हैं कि राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा, राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा हम उसी प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार एक बच्चा कब युवा हुआ और कब वह प्रौढ़ हो गया, जिस प्रकार उसका पता नहीं चलता कि वो कब युवा हुआ कब प्रौढ़ हो गया, उसी प्रकार हमें राज्य का भी पता नहीं चलता कि राज्य सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आया। ये समनर और केलर कहते हैं। वही बर्गेस कहते हैं कि राज्य इतिहास की उपज है, राज्य इतिहास की उपज है, ये बर्गेस कहते हैं। वही एक है ब्लंटसली। ब्लंटसली क्या कहते हैं? ब्लंटसली कहते हैं कि भले ही सत्य ना हो, भले ही सत्य ना हो, लेकिन उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने कुछ ना कुछ तत्व दिया। कि भले ही सत्य ना हो लेकिन उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने कुछ ना कुछ तत्व दिया है। जैसे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व दिया, शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व दिया, परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधित तत्व दिया, सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक प्रविष्टियां एवं राजनीतिक चेतना शब्द दिया। और इन सभी तत्वों ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।
मैंने आपसे बताया कि वलंटसली कहते हैं कि भले ही सत्य ना हो, लेकिन उपयुक्त के सभी सिद्धांतों ने कुछ न कुछ तत्व दिया है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व दिया, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व, परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधी, और युद्ध के सिद्धांत ने शक्ति तत्व दिया, और सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक प्रविष्टियां एवं राजनीतिक चेतना शब्द दिया। और इन सभी तत्वों ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बात कहते हैं वलंटसली। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? लिखिए जरा इस सिद्धांत के अनुसार भैया, फटाफट लिखें, बहुत जल्दी लिखें, कि लिखने से जल्दी हो जाता है ना अपना। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया और ना ही इसका निर्माण हुआ है, और ना ही इसका निर्माण हुआ है, बल्कि यह क्रमिक रूप से विकास का परिणाम है। बल्कि यह क्रमिक रूप से विकास का परिणाम है ना। ठीक है, नई लाइन से लिखें। यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक, तार्किक तथा ऐतिहासिक है। इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक, तार्किक तथा ऐतिहासिक है। आगे लिखें। इस सिद्धांत के समर्थक गार्डनर, समनर एवं केलर, समनर और केलर, गिलक्राइस्ट, बर्गेस, मैकाइवर, वलंटसली, आदि माने जाते हैं। वलंटसली आदि माने जाते हैं। ठीक है, आगे लिखें। गार्डनर ने उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का खंडन किया। गार्डनर ने उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का खंडन किया और अपने सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा, लेकिन साथियों गार्डनर का कथन है कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम, और ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम। और ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम। राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है, ना ही परिवार का विस्तार।
ना ही परिवार का विस्तार। वल की राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। वल की राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद। अगला कथन लिखें। गार्नर का एक और कथन है कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ये भी गार्नर कहते हैं, अगर लिखें बर्गेस के अनुसार राज्य इतिहास की उपज है। राज्य इतिहास की उपज है, ये कौन कहते हैं? राज्य इतिहास की उपज है, ये बर्गेस कहते हैं। आगे लिखें। मैकाइवर के अनुसार रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज राज्य का निर्माण करता है, और समाज राज्य का निर्माण करता है। एलटी ग्रेड 2026, ठीक है। अगला है समनर एवं केलर के अनुसार। समनर एवं केलर के अनुसार लिखें। राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा? राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा उसी प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार एक बालक कब युवा हुआ और कब प्रौढ़ हो गया। इस समनर एवं केलर कहते कि राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा, यह उसी प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार एक बालक कब युवा हुआ कब प्रौढ़ हो गया, उसके विषय में नहीं जान सकते। वहीं ब्लंटसली के अनुसार लिखो। ब्लंटसली का कथन है कि भले ही सत्य ना हो लेकिन उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने कुछ ना कुछ तत्व दिया। जैसे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व, कोमा लगा कर लिखते रहें। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व, कोमा। शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व, कोमा। परिवार के सिद्धांत ने रक्त संबंधी तत्व, कोमा, रक्त संबंधी तत्व। और सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक प्रविष्टियां और राजनीतिक चेतना शब्द दिया। इन सभी तत्वों ने विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ठीक है।
आगे हम लोग जानते हैं साथियों कि जो राज्य है, राज्य का विकास कैसे कैसे हुआ। हम लोग जानते हैं कि शुरुआत में कबीला राज्य था, कबीला राज्य के बाद प्राच्य साम्राज्य अस्तित्व में आया, उसके बाद यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया, उसके बाद रोमन साम्राज्य आया, उसके बाद सामंती राज्य आया, उसके बाद राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और कहाँ? 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, जब से हम लोग आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। तो वर्तमान में जो हम राज्य देखते हैं वो हम लोग आधुनिक काल की देन मानते हैं कि भैया जो वर्तमान में राज्य जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिस पर चिंतन करते हैं, वो आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल में उसका उदय हुआ 16वीं शताब्दी में, राष्ट्र राज्य का जब उदय हुआ। ठीक है भैया, तो यहां तक ये चैप्टर अपना था। अगला चैप्टर संप्रभुता। संप्रभुता बोंदा के बारे में देखेंगे, ऑस्टिन के बारे में देखेंगे, है ना, हॉब्स के बारे में देखेंगे। भाई बहुलवादी संप्रभुता देखेंगे हम लोग, जिसमें ग्रीक और मैटलैंड हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें भाई साथियों सभी लोग अपना। संप्रभुता बहुत अच्छा चैप्टर है, संप्रभुता से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। उत्तर राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, संप्रभुता से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ठीक है, वरना 2-3 तो पक्के है ही है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप सभी बने रहें अपने चैनल, अपने परिवार के साथ साथ। तो साथियों नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।